जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय जो लगातार जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में हमने 12th का पहला चैप्टर लिया है जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। मतलब किस तरह से एक पौधे में फल का निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा, किस तरह से एक भ्रूण का निर्माण होना, फिर उससे किस तरह से पौधे का उग जाना, ये तमाम चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तमाम फल के बारे में भी पढ़ेंगे, बीज के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले इसकी संरचना के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है कि पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ लिया है। पुष्प की संरचना में हमने नर पुष्प के बारे में पढ़ लिया है और इसके साथ साथ जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं इस समय मादा पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। मादा पुष्प की संरचना में और भी भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मादा पुष्प के अंदर भ्रूण का विकास कैसे होता है, जैसा कि आप उस हेडिंग के द्वारा आप समझ रहे हैं। ठीक है, उस हेडिंग में देख लीजिए। हेडिंग में किस तरह से एक युग्मकोभित एक फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, एक मादा जो है युग्मकोभित का निर्माण होता है और उसके अंदर भ्रूण कोश का विकास होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो मेगा स्पोर होता है जब वह अर्धसूत्री विभाजन करता है तो क्या करता है, 4 मेगा स्पोर का निर्माण करता है, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। 4 में से उसमें 3 अब भ्रष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बचता है 1। और ये जानते हो बच्चों की जो नेचर है उसने 4 बनाया है क्यों? 4 इसलिए 4 गुरु बीजाणु बनाया, तो हो सकता है कि उसमें किसी कारणवश नष्ट हो जाए, लेकिन एक जो है उसमें से सक्रिय रहेगा और वही चलकर आगे भाग लेगा। तो जो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचेगा, जो एक्टिव मेगा स्पोर बचेगा, वही क्या करेगा कि आगे चल के भ्रूण कोश के विकास में हेल्प करेगा। आइए समझते हैं। तो पहली लाइन से शुरू होती है और पहली लाइन से हम ये समझते हैं कि यहाँ पर किस तरह से एक जो है कि भ्रूण कोश का विकास होता है। तो मादा पुष्प का जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है वही क्या है, प्राथमिक कोशिका है। मतलब मादा पुष्प में सबसे पहले जो भ्रूण कोश का विकास होता है ये इसी के द्वारा होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु के द्वारा होता है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात है कि ये जो मेगा स्पोर बचा हुआ जो क्रियाशील है, भाई क्रियाशील है तो वो काम करेगा, आगे बढ़ेगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो वो लगातार क्या करेगा, विभाजन करना शुरू करेगा। जब विभाजन करना शुरू करता है तो जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है वो क्या करता है बेटा, वो बीजांड जो काय है, जो न्यूसेलस है, उसके पूरे भाग को क्या करता है, घेरना शुरू कर देता है। उसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं कि धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब वो वही क्रियाशील गुरु बीजाणु लगातार समसूत्री विभाजन करता है तो वो क्या करता है कि 2 केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर हम कोशिका अलग करने की बात नहीं कर रहे हैं, कोशिका के अंदर उपस्थित जो केंद्रक है उसकी बात कर रहे हैं। तो मादा पुष्प के अंदर जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है वो लगातार समसूत्री विभाजन करके 2 केंद्रकों का निर्माण करता है। जो 2 केंद्रक का निर्माण करता है उसी को हम ध्रुवी केंद्रक के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होता है कि एक दूसरे के विपरीत चला जाता है। मतलब एक अप साइड चला जाता है और एक लोअर साइड में जाता है। ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और कभी सोचे हो बच्चे कि प्राकृतिक चाहे तो किसी चीज को तुरंत बना देती है, बट ऐसा करती नहीं है। अगर कोई चीज जल्दी हो गया या तुरंत हो गया तो उसमें हो सकता है कोई ना कोई खामियां हो, लेकिन प्राकृतिक कभी खामियां छोड़ती नहीं है, कमियां छोड़ती नहीं है। जब भी बनाएगी तो परफेक्ट बनाएगी, भले समय लगेगा, देर लगेगा, लेकिन मजबूत बनेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें विलंब हो रहा है, लेट हो रहा है, देर हो रहा है, तो उसमें एक चीज करना है, सिर्फ धैर्य का परिचय देना है। लेकिन धैर्य का परिचय देते समय ये ध्यान रखना है कि केवल धैर्य ही काफी नहीं है,
उसके साथ अगर आप धैर्य रखे हैं तो काम करते जाइए। धैर्य रखने का मतलब नहीं धैर्य करके बैठ जाइए, नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए आप कर्म करें। ठीक है, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, दुनिया क्या कहती है उसे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो जो गुरु बीजाणु है वो क्या करता है कि लगातार समसूत्री विभाजन करेगा। जब लगातार समसूत्री विभाजन करेगा तो क्या करेगा कि उस कोशिका को चारों तरफ से क्या करेगा बेटा, घेर लेगा। जब वो घेरेगा इसको चारों तरफ से तो क्या होगा, इसका आकार बढ़ेगा। एक जगह तो चाहिए भ्रूण कोश के लिए, जहां पर भ्रूण का पालन पोषण होगा उसके लिए जगह तो चाहिए ना। और ये परिवर्तन एक माँ के अंदर हो रहा है, एक मादा पुष्प के अंदर हो रहा है, क्योंकि उसे प्रकृति का संचालन करना है। इसलिए माँ का दर्जा दुनिया में सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपने माँ बाप का कद्र करना ही चाहिए, समय रहते कद्र करिए, नहीं जब माँ बाप छोड़ जाते हैं फिर ये होता है कि यार हमने उनके लिए किया ही क्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा वो उसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि ये लगातार क्या कर रहा है, समसूत्री विभाजन कर रहा है। तो इसमें दो केंद्रक का निर्माण किया, और जब दो केंद्रकों का निर्माण होता है तो इसमें जो है क्या होता है कि एक केंद्रक के अपर साइड चला जाता है और एक केंद्रक क्या होता है, लोअर साइड चला आता है। तो इस कारण से जब ये किनारे किनारे पर केंद्रक चले जाते हैं तो इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, या फिर इन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। किनारे चले गए, यहां से ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है। लगातार फिर समसूत्री विभाजन होता है, उसमें जो दोनों केंद्रक कहते हैं वो फिर समसूत्री विभाजन करेंगे, तो एक केंद्रक यहां से बन जाएगा और एक केंद्रक यहां से बन जाएगा। तो मतलब दो केंद्रक उधर हो गए और दो केंद्रक इधर हो गए। तो इस तरह से कितने केंद्रक बन गए, 4 केंद्रक। जैसे समझ लो बेटा कि अगर केंद्रकों की संख्या बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब ये है कि किसी का आकार बढ़ रहा है, कोशिका का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, केंद्रकों की संख्या बढ़ेगी। जैसे केंद्रकों का मतलब समझ पा रहे हो, जैसे कि व्यक्ति के शरीर में दिमाग है ना, मस्तिष्क है, तो वो क्या करता है कि बॉडी के सभी पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, या जो भी सूचना होता है उसको एक्सेप्ट करके, उसको ग्रहण करके क्या करता है कि बॉडी को क्रिया करने के लिए या ना करने के लिए आदेश देता है। उसी प्रकार ये जो पूरा शरीर है ना बेटा, ये कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाओं में एक पॉइंट बिंदु होता है और हर जगह पर क्या होता है, केंद्रक अवेलेबल होता है, उपस्थित होता है, जो कि कोशिकाओं की क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। तो यहाँ पर केंद्रक ही कार्य कर रहा है, और जो केंद्रक है वो क्या कर रहा है, लगातार विभाजन करके उधर 2 केंद्रक हो गया, नीचे 2 केंद्रक हो गए, कितने केंद्रक हो गए, 4। फिर उसमें लगातार फिर समसूत्री विभाजन हो रहा है। जब पुनः फिर समसूत्री विभाजन हो रहा है तो उसमें 4 केंद्रकों से फिर 8 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और जीव विज्ञान ये कहता है कि पौधों में जैसे ही मादा पुष्प के अंदर 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है भ्रूण कोश के निर्माण के दौरान, तो उस दौरान क्या होता है कि पौधों में कोशिका भित्ति की नींव पड़ जाती है, मतलब जो सेल वॉल बनती है उसकी नींव पड़ जाती है 8 केंद्रकों के बनने के बाद। 8 केंद्रक बन गए, कोशिका भित्ति क्या है, मन में ये सवाल तो उठेगा कि कोशिका भित्ति है क्या सर। तो कोशिका भित्ति जो होती है ना, ये पौधों की जो है एक तरह का बाह्य संरचना होती है, जो इसको क्या करती है कि सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। अगर किसी जंतु या पौधे में, प्लांट और एनिमल में अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो उस डिफरेंट में क्या होता है बेटा कि जो एनिमल्स होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन जो प्लांट होता है उसके बॉडी के ऊपर जो सरफेस पे होता है वो सेल वॉल होता है, जो उसकी बॉडी को घेर के रखता है, जिससे आम भाषा में हम बार्क, छाल, या गांव वगैरह में उसको छैली के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में से बार्क कहते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, और इसमें से जो 4 केंद्रक होंगे वो चले जाएंगे किधर, और वो चले जाएंगे निभाग, और 4 केंद्रक चले जाएंगे बीजांड
द्वार की ओर, माइक्रोपाइल की तरफ, एक शैलजा की तरफ जाएगा और एक बीजांड द्वार की तरफ। तो 4 केंद्रक उधर चले गए, 4 केंद्रक उधर, मतलब 4 केंद्रक ऊपर है, 4 केंद्रक क्या है नीचे, तो मिला के कितने केंद्रक हो गए, 8 केंद्रक हो गए। 8 में से जो 6 केंद्रक बचते हैं, वो 6 केंद्रक क्या होते हैं, कोशिकाओं के अन्य भाग में चले जाते हैं, वो अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं और आगे ये चर्चा करेंगे कि एक केंद्रक निभाग की ओर और एक केंद्रक जो है वो बीजांड काय में चला जाता है। बीजांड काय से होते हुए वह बीजांड द्वार की ओर से स्थित हो जाता है और ऐसे केंद्रकों को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवी केंद्रक। मतलब जो 4 केंद्रक ऊपर है, 4 केंद्रक नीचे है, तो एक निभाग की तरफ से एक बीजांड द्वार की तरफ से वो केंद्रक दोनों बीच में आके रख जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ देखिएगा कि ये बीच में जो केंद्रक दो आपस में सटे हुए हैं, ये दो आपस में लगे हुए हैं, इसी को हम ध्रुवी केंद्रक कहते हैं, जो कि पहले प्रोसेस में आपको दिखा था। उसके बाद इसमें लगातार कोशिका विभाजन होता है और जो लगातार कोशिका विभाजन होता है तो इसमें एक खास तरह की कोशिका का निर्माण होता है, जिसे एंटीपोडल सेल कहते हैं या फिर उसे हम बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। प्रतिमुख कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं कि एक तरह से आपस में मिलकर एक तरह से कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं, जिसे हम एंटीपोडल के नाम से जानते हैं। लेकिन जो 3 केंद्रक होते हैं वो बीजांड द्वार की ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। 3 केंद्रक कहां पर स्थित होते हैं, बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं, जो कि कोशिका द्रव में क्या होते हैं, जो कोशिका द्रव में लगातार विभाजन करके क्या करते हैं कि अंड कोशिका या मादा युग्मक का निर्माण करते हैं, जो कि अंड कोशिका भी कहलाती है। वही अंड कोशिका क्या करती है कि बाद में जो है परागकणों से क्या करती है, निषेचन कर लेती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो ध्रुवी केंद्रक होते हैं वो संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं और जो द्वितीयक केंद्रक होते हैं उसके बाद कुल मिला के इसमें इस वाली पूरी संरचना में जो एक परिपक्व मादा का जो भ्रूण कोश होता है उसमें कुल मिला के रहते हैं कितने, 7 कोशिका रहती है और 8 केंद्रक। जब बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ये कहा जाएगा कि जो है कि एक परिपक्व भ्रूण कोश में कितना केंद्रक होगा और कितनी कोशिका होगी, तो कितने के कोशिका होगी, 7 कोश की, मतलब 7 सेल्स होंगे और 8 न्यूक्लियस होंगे। और ये आपस में मिलकर क्या करते हैं कि एक पूरा भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं, जिसमें भ्रूण कोश बाद में जो है भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। और यही एंडोस्पर्म क्या करता है कि भ्रूण को लगातार पोषण देने का कार्य करता है। यही भ्रूण पोष जो आप आटा खाते हो, जो आप बेसन खा रहे हो ना, तो इसी को हम एंडोस्पर्म कहते हैं। जो नारियल पानी पीते हो ये भी क्या है, एंडोस्पर्म है, जिसे लोग खाते हैं। तो इस तरह से एक परिपक्व भ्रूण कोश या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। तो यहां से हमने मेल वाला भी खत्म कर दिया, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट दोनों हमने समाप्त कर दिया। यहाँ पर पूरी तरह से परागकण भी तैयार हो चुका है, इसके बारे में भी पढ़ा चुका हूँ। और इधर अंडाशय के अंदर जो भ्रूण कोश है, जहां पर निषेचन होने वाला है, जो बीजांड का परिवर्धन है, उसके बारे में भी हमने आपको पढ़ा दिया। ये चीजें यहाँ पर खत्म होती हैं। तो इस चैप्टर से बेटा एक सीख मिलती है कि जीवन परिवर्तन का नाम है, और वो परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बट परिवर्तन जब अच्छा कब होगा, वो डिसाइड करते हैं हमारे कर्म। तो हमारे कर्म जिस तरह से होंगे वैसा ही परिवर्तन होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे कर्म तो सही रहते हैं, हम कार्य तो सही करते हैं, लेकिन कभी कभी जो परिवर्तन है वो हमारे साथ गलत हो जाता है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने ये कार्य किया। हो सकता है कि ईश्वर अभी आपकी और परीक्षा लेना चाह रहा है, अभी आपको और मजबूत बनाना चाह रहा है।
और दूसरी बात यह है कि जीवन में जब भी किसी इंसान की समस्याएं आती हैं तो वो समस्याएं क्या करती हैं, आपको कमजोर नहीं करती हैं, बल्कि आपको क्या करती हैं, और भी मजबूत करती हैं। क्यों? क्योंकि समस्याएं भाई दुख तो देती हैं, कष्ट देती हैं, परंतु जो उनसे लड़ने की ताकत है वो समस्याओं के द्वारा ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, चाहे जीव हो, जंतु हो, पौधे हैं, सभी लोगों के जीवन में समस्याएं हैं। जीवन है तो समस्याएं हैं, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जीवन है बेटा, उतार चढ़ाव होता रहता है, उतार चढ़ाव नहीं होगा तो जीवन क्या होगा। इसलिए कहा गया है ना कि जब आप देखते हो, ईसीजी में देखते हो, जो हृदय का जो पैराग्राफ चलता है वो ऊपर नीचे SPQRST के रूप में चलता है, ऊपर नीचे चलता है लाइनिंग। अगर वही लाइनिंग सीधी चले तो आदमी की कहानी खत्म। तो जब हृदय की लाइनिंग सीधी नहीं चल रही है तो जीवन की लाइन कैसे सही चलेगी। किसी भी व्यक्ति के पास जाओ तो वो समस्याएं सिर्फ समस्याएं गिनाता है, और कोई व्यक्ति है इस समस्याओं को सुनता है, फिर यथासंभव उसके पास जो भी होता है वो आपका सजेशन भी देता है। और होता यह है कि जो व्यक्ति समस्या का समाधान दे रहा है भाई उसके साथ भी समस्याएं होती हैं। दूसरों को समस्याओं को समझाना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जब वो खुद पर आती है तो उसमें जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, है कि नहीं। तो यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है। इसी मुस्कुराहट के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।